हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में अगला क्लास देखने जा रहे हैं, जिसमें इसमें इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग बोन्स के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। ठीक है, हमारे अंदर में जो 206 बोन्स होती है, या ह्यूमन के अंदर में बात करें 206 बोन्स होती है, उसमें से 80 बोन्स का नाम हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किए थे बोन्स को, है मतलब स्केलेटल सिस्टम को। तो एक में हम लोग एक्सियल स्केलेटन के बारे में जाने थे, जिसमें 80 बोन होती है, जिसमें से भी स्कल बोन जो रहती है 29 रहती है, स्टर्नम जो रहती है 1 रहती है, रिब्स जो रहते हैं 24 रहते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स रहते हैं। तो ऐसे करके हम 80 बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन्स के बारे में पढ़ेंगे। एपेंडिकुलर का मतलब उपाक्षी कंकाल के बारे में, है ना। तो उपाक्षी कंकाल में कौन कौन आती है उसको भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखें यहाँ से उपाक्षी कंकाल में कौन लोग आती है, तो यहाँ से देखते हैं। तो देखें यहाँ से उपाक्षी कंकाल में बोन्स ऑफ द फोर लिम्ब। उपाक्षी कंकाल में पहले बात तो कितने बोन्स आते हैं ये जानना है। तो इसमें आती है 126 बोन्स आती है, मतलब 126 बोन आते हैं इसमें। ठीक है, अब हम इसमें भी कैटेगरी है अलग अलग, उसको भी डिवाइड करके रखे हैं हम लोग। तो देखें बोन्स ऑफ फोर लिम्स, मतलब बोल सकते हैं इसको अग्रपाद की अस्थियां। अग्रपाद की अस्थियां के बारे में बात करेंगे। अस्थियां, अग्रपाद की अस्थियां, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे फोर लिम्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे फोर लिम्स हैं, है ना, उसमें कितनी बोन्स रहती है उसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ से हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ बोन्स और भी है जो पेक्टोरल गर्डल्स बनाती है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये जानना है कि फोर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स आती है। ठीक है, तो देखें सबसे पहला फोर लिम्ब में जो आने वाली बोन्स है उसमें देखें, ये जो ह्यूमरस होती है, ये है ना, ये ह्यूमरस होती है। कौन से वाली बोन है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रहती है वो क्या होती है, ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस के बाद में सेकंड नंबर में होता है रेडियस। रेडियस का मतलब यहाँ से ज्वाइंट है, उसके बाद में फिर यहाँ पर से ऊपर की तरफ जो रहती है वो क्या है, रेडियस, और उसके बाद उसके नीचे की तरफ जो है ना वो क्या है, अल्ना। ठीक है, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिर उसके बाद में होती है कार्पसल्स, है ना, कार्पसल्स है। फिर उसके बाद में क्या है, मतलब कार्पल है, कार्पल्स। उसके बाद में क्या है, मेटाकार्पल। फिर उसके बाद में क्या होती है, फेलेंजेस होती है। ठीक है, तो HRUCMP से याद रख लेना है ना, HRUCMP मतलब ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और यहाँ पर रहती है कार्पल, है ना, कार्पल। कार्पल के बाद में रहती है मेटाकार्पल, मतलब मेटाकार्पल ऐसे ऐसे रहते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे मेटाकार्पल। फिर उसके बाद में फेलेंजेस होती है, तो फेलेंजेस रहती है 14, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 होती है ये। ठीक है, इन सब का नंबर यहाँ पर लिखा है ना। फिर भी हम जानते हैं कि ह्यूमरस की जो संख्या होती है ना वो 1 होती है, रेडियस की भी संख्या क्या होती है, 1 ही होती है, और अल्ला की भी संख्या क्या होती है, 1। लेकिन जो कार्पल्स रहते हैं ना, इसकी संख्या जो रहती है कार्पल्स की वो रहती है 5, और मेटा 8 रहती है ना, और इसके मेटा कार्पल की रहती है कितनी, 5, और फ्लेंजेस की कितनी रहती है, 14। मतलब हम बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पर इनकी जो संख्या है उसको भी हमें याद रखना है। ठीक है, और हम समझ भी सकते हैं ये जो ह्यूमरस है देखो एक ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 दिखाई दे रहे हैं, है ना, रेडियस, अल्ना। फिर उसके बाद ये जो कार्पल रहती है ना, यहाँ पर ऐसे घूमती जो है, यहाँ पर 8 बोन रहते हैं, और उसके बाद कार्पल से ही निकलती जो है ऐसे इसमें 5 बोन रहती है। तो कार्पल के बाद जो मेटा कार्पल आती है उसमें कितने बोन रहते हैं, 5, और उसके बाद जो फेलेंजेस रहती है उसमें कितने बोन आते हैं, 14 बोन आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इतने कितने बोन है इसमें, तो इसमें बोन है 30। तो कैसे 30 हुआ, तो देखे 14 और 5 कितने होते हैं, 19, और 19 और 8 कितने होते हैं, 27, और एक 28, एक 29, और एक 30। तो 30 बोन होती है किसमें, हमारे फोर लिम्ब में। क्योंकि फोर लिम्ब हमारा एक ही नहीं है, 2 है, एक इधर भी है एक इधर भी है। तो इधर और इधर को मिला देंगे हम लोग, तो कितने बोन्स हो जाएंगे, 60 बोन्स हो जाएंगे, मतलब 60 बोन होती है हमारे किसमें, फोर लिम्ब में। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, है ना, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तो तीनों होती है, इसकी संख्या याद करने की भी है ना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये तीनों एक एक होती है। बाकी 8, 5 और 14 ऐसे याद रख लेना है इसको। ठीक है, कार्पल कितनी होती है, 8, मेटा कार्पल होते हैं 5। तो मेटा कार्पल में हम ऐसे समझ सकते हैं ये वाला जो है मेटा कार्पल 1 2 3 4 5, 5 ही बस गई है यहाँ से। ठीक है, और फेलेंजेस में जितने डिजिट दिखते हैं उतना ही तो है ये, 1 2, जितने खंड दिखते हैं उतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 14 क्या होती है, फेलेंजेस होती है। ठीक है,
तो इसको भी याद रखना है। बाकी ये तीनों तो एक एक है। फेलेंजेस को तो हम देख के भी बता सकते हैं। जो पाम होती है, पाम वाली जो बोन है ना, वो मेटाकार्पल होती है। पाम में 5 ही है, तो ये तो ऐसे ही याद हो गया। बस कार्पल बस को ध्यान रखना है थोड़ा से, है कि नहीं। कार्पल को हम लोग रिस्ट बोन भी बोलते हैं। रिस्ट का मतलब कलाई। ये जो देखो कलाई है ना, ऐसे ऐसे घूमती है, गर्डल्स ज्वाइंट बनाती है, आगे चल के पढ़ेंगे भी। मेटाकार्पल पाम बनाती है। पाम, पाम का मतलब ये वाला हिस्सा। तो देखो ये 5 है, पास से पाम याद रखना, पास से 5 है ये, ठीक है। और उसका फेलेंजेस, फेलेंजेस का मतलब डिजिट है। डिजिट का मतलब क्या होता है, उंगली की अस्थियां जो है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं, ये डायग्राम से है ना, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो बना भी सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें 2 बोन का नाम और दिया है, एक क्लेविकल दिया है और एक स्कैपुला दिया है। ये दोनों जो रहती है ना, ये दोनों पेक्टोरल गडल का पार्ट होते हैं। पेक्टोरल गडल का मतलब जो है ना, अभी हम पढ़ेंगे इसमें गडल्स बोन पढ़ेंगे, उसमें पेक्टोरल गडल का हिस्सा होती है, उनको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। इधर देख सकते हैं इन बोन के बारे में। ह्यूमरस जो रहती है, देखो यहाँ पर ह्यूमरस का हेड दिया है, नेक ऑफ बोन, सॉफ्ट ऑफ बोन, लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस। तो ये ह्यूमरस ऐसे दिखाई देती है। जब ह्यूमरस को निकाल के देखते हैं तो, है ना, इसमें देखें अल्ना और रेडियस, ये वाला रेडियस वाला बोन है, ऐसे दिखाई देता है। अल्ना वाला ऐसे दिखाई देते हैं। कार्पल्स को देखो, रिस्ट बोन को, तो ऐसे 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होती है, ऐसे दिखाई देती है। और उसके बाद मेटाकार्पल को तो पाम वाला है, तो 5 ही रहती है वो, बाकी जो रहती है क्या है, फेलेंजेस होती है। तो मेरे ख्याल से पूरा बात समझ आया होगा कि हमारे अंदर जो 30 अग्रपाद या बोल सकते हैं 4 लिम्ब में जो 30 बोन है, उन सभी का नाम ऐसे याद करना रहता है, ठीक है। तो डायग्राम से हमें देखने से समझ आ जाना चाहिए। इसके आगे और देखते हैं हम लोग, ठीक है। बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब का मतलब, इसको हम लोग बोलते हैं पश्चपाद। पश्चपाद का मतलब पैर की जो हड्डियां होती, पश्चपाद की हड्डी, जो पैर की जो हड्डी होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पश्चपाद की हड्डी, या बोलेंगे बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब बोलेंगे, मतलब हमारे पैर की हड्डी है। पाद, पश्चपाद का मतलब क्या होगा, यहाँ पर पैर की जो हड्डी होती है वही है, ठीक है। तो देखो इसमें भी कितने बोन होते हैं, तो इसमें भी 30 बोन्स रहती है ना। कितने बोन रहते हैं, 30। तो हमारा यहाँ से याद रखना है कि ये वाला जो देखो, ये सबसे पहला होता है फीमर बोन। फीमर बोन जो रहती है ना, लॉन्गेस्ट बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन। जैसे हम लोग सबसे छोटा बोन पढ़े थे ना, सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स को कान के अंदर में रहती है, वैसे ही सबसे बड़ी जो हड्डी है ना, वो कौन है, फीमर बोन होती है, सबसे है ना बड़ी हड्डी या सबसे लंबी हड्डी होती है यही, ठीक है। दूसरे नंबर में कौन आती है, पटेला, है ना। दूसरे नंबर में कौन आती है, पटेला। तीसरे नंबर में आती है कौन, टिबिया। चौथे नंबर में आती है कौन, फिबुला। और उसके बाद 5वें नंबर में आती है कौन, टार्सल। 6वें नंबर में आती है कौन, मेटाटार्सल। और 7वें नंबर में फेरेंजेस आती है, ठीक है। इनकी सबकी संख्या भी जानते हैं हम लोग। फीमर बोन जो रहती है ना, एक होती है। पटेला जो रहती है ना, एक होती है, ठीक है। और टिबिया भी क्या होती है, एक। और ये जो फिबुला रहती है ना, वो भी क्या होती है, एक। टार्सल की संख्या होती है यहाँ पर कितनी, इसकी संख्या रहती है 7। मेटाटार्सल की संख्या होती है 5। और फेलेंजेस की संख्या होती है कितनी, 14 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 7 और 14 कितने हो गए, 21। 21 और 5 कितने हो गए, 26। 27, 28, 29 और 30। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे कि पश्चपाद में कितनी बोन्स होती है, तो 30 बोन होती है। लेकिन चूंकि हमारा एक ही पैर है क्या, नहीं है, तो 2 पैर है। तो 2 पैर का मतलब एक तरफ भी 30 है, दूसरे तरफ भी 30 है। तो 30 और 30 को मिला देंगे, कितना हो जाएगा 60। तो इसके पहले हम लोग 4 लिम्ब में देखे, वो भी 60 था, ये भी क्या है 60 ही है। तो 60 60 मिलकर कितने हो गए, 120 हो गया। बाकी 6 ही बस और बचे, है कि नहीं। तो यहाँ से याद रख लेना है, इन सब बोन का दूसरा नाम भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर फीमर बोन, फीमर को हम लोग बोलते हैं थाई बोन। थाई बोन का मतलब जांघ वाला। थाई का मतलब क्या होता है, जांघ का जो हड्डी रहता है उसको बोलते हैं थाई बोन। और दूसरा होता है क्या, पटेला। तो पटेला को हम लोग बोलते हैं नी कप बोन। नी कप बोन का मतलब ये जो रहती है वेंट्रल साइड में ऐसे कप के नुमा संरचना बनाती है, जो इसको है ना कप को कवर, मतलब इसको, ये दोनों बोन को, इस फीमर को और इधर टिबिया फिबुला वाले बोन को ना कवर करके रखती है। इसीलिए इसको नी कप बोन बोलते हैं, किसको, पटेला को, ठीक है। उसके बाद में देखना टिबिया है, और उसके बाद में क्या है, फिबुला। तो देखो टिबिया जो रहती है ना, ऊपर रहती है। याद रखना कि पैर में जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर वाला, वो क्या है, टिबिया है। जबकि उसके नीचे वाला हिस्सा क्या होती है, फिबुला। फिबुला जो रहती है ना, थिनेस्ट बोन होती है, थिनेस्ट। थिनेस्ट का मतलब जो लॉन्गेस्ट बोन में जो पतली बोन होती है ना, पतला, तो ये पतला रहता है, नीचे की ओर रहती है कौन, ये जो फिबुला जो रहती है वही, ठीक है। देखो यहाँ से देख सकते हैं, देखो थिनेस्ट दिखाई दे रहा है, पतला है कि नहीं है। टिबिया जो है क्या है, बड़ी है। जबकि फिबुला क्या है, मतलब ये बड़ी मतलब चौड़ी है,
जबकि फिबुला क्या है, थीन है। ठीक है, उसके अलावा टार्सल, टार्सल की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। मेटाटार्सल की संख्या कितनी है, 5। वहां पर भी हम लोग देखे कि मेटाकार्पल की संख्या कितनी थी, 5 थी। यहाँ पर भी मेटाटार्सल, मतलब देखो वर्ड, एक वर्ड चेंज हो गया, मेटाटार्सल, इसकी भी संख्या कितनी है, 5। ये जो टार्सल है ना, इसके इसके कार्पल से हम लोग तुलना करेंगे इस टार्सल को, तो उसमें 8 होती है, इसमें 7 होती है, लेकिन उसकी जगह में एक अलग से और बोन है पटेला, वो उसको कवर कर देती है। तो कुल मिलाकर इसमें भी 30 बोन्स होते हैं। ठीक है, फेलेंजेस की भी बात करते हैं, तो फेलेंजेस भी क्या होती है, डिजिट्स, मतलब डिजिट्स का मतलब क्या, उंगली की अस्थि, तो ये भी कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि नेक ऑफ द फीमर, फीमर का नेक जो रहता है ऐसे टाइप का रहता है, मतलब ये थोड़ा से है ना हट के रहते हैं, ऐसे टाइप के रहेंगे, तभी तो जाके वो जो यहाँ पर एक कैविटी रहती है ना, वहाँ पर क्या होगा, ग्लिनाइट कैविटी बोलते हैं जिसको, वहाँ पर जाके है ना इंटर केव रहेगी, मतलब वहीं पर जाके बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगी, कौन, फीमर बोन, हेड ऑफ फीमर, सॉफ्ट ऑफ बोन, और उसके बाद में पटेला, पटेला इसके क्या है, नीचे में है, मतलब यहाँ पर है, इसके अपर साइड में रहती, अधर साइड में रहती ना पटेला, ये बात याद रखना है, अधर साइड में, अधर साइड में। यही कारण है कि ये जो है ना हिस्सा रहता है वो एक ही तरफ मुड़ता है, पीछे तरफ ऐसे, ये ऊपर की ओर ऐसे नहीं आ सकती, नीचे वाला हिस्सा जो है, मतलब टिबिया और फिबुला जो रहती है ऐसे ऊपर नहीं आ सकती, जबकि नीचे की ओर जाती है, क्यों, क्योंकि ये जो पटेला रहता है ना ऊपर से, है ना, वो कहाँ पर रहती है, अधर साइड में, अधर मतलब सामने की तरफ में है ये पटेला दोनों, समझ गए कि नहीं समझे। उसके बाद में देखें टिबिया, है ना, टिबिया जो बता दिया है ना, ये टिबिया है, और उसके बाद फिबुला है। ठीक है, और उसके बाद मेटार्सल, मेटाटार्सल, और उसके बाद में क्या है, फेरेंजेस होती है। तो कुल मिलाकर ये भी कितनी बोन होती है, 30, और 30 इंटू 2 करेंगे कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, मतलब 60 बोन होती है इसमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा, है ना, इन सब का नाम भी जान लेना है, फीमर होती है, फिर उसके बाद टिबिया, फिर उसके बाद में फिबुला, फिर टार्सल, मेटाटार्सल, है ना, उसके बाद में क्या है, फेलेंजेस होती है। ठीक है, तो फीमर, पटेला, टिबिया, और यहाँ पर एक और है फिबुला है, टिबिया के बाद में फीमर, पटेला, फीमर के बाद में क्या है, पटेला है ना, पटेला, और उसके बाद में टिबिया है ना, वापस से लिखते हैं, फीमर है, फिर उसके बाद में पटेला है, फिर उसके बाद में टिबिया, फिर उसके बाद में फिबुला है, फिर उसके बाद में टार्सल, फिर मेटाटार्सल, फिर उसके बाद में क्या है, फेलेंजेस होती है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लेना है, फीमर, उसके बाद पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, है ना, टार्सल को हम लोग एंकल बोन भी बोलते हैं ना, याद रखना, एंकल बोन, एडी वाला जो हिस्सा रहता है ना, वो वाला बोन होती है कौन, टार्सल, फिर उसके बाद मेटाटार्सल, उसके बाद फेलेंजेस। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये कितनी हड्डियां हैं, 30 है, और दोनों तरफ होती है, इसीलिए इसकी हड्डी की संख्या कितनी हो जाएगी, 60 हो जाती है। ठीक है, उसके आगे और देखते हैं। अब अगला हम लोग जानने वाले हैं पेक्टोरल गडल्स के बारे में। देखो हम लोग कितने बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग 120 बोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, 60 और 60 कितने हो गए, 120। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गडल बोन्स के बारे में, जिसमें कितनी आती हैं, 4 बोन्स आती है, कितनी बोन्स आती है, 4। तो 4 में कैसे कैसे रहेंगे, कौन कौन कैसे 4 आएंगी, तो सबसे पहले आएंगे क्लेविकल, और क्लेविकल जो रहती है इसकी संख्या कितनी रहती है, 2 रहती है, क्लेविकल की संख्या कितनी है, 2। और दूसरा आती है कौन, स्कैपुला, और इसकी भी संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, अब देखें, ये जो क्लेविकल होती है ना, इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कॉलर बोन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा बोन बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं। इसके अलावा इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन, किसको, ये जो क्लेविकल होती है उसी को ब्यूटी बोन भी बोलते हैं और कॉलर बोन बोलते हैं, इसका 2 नाम होता है। ठीक है, तो क्लेविकल को याद रखना, क्लेविकल, तो यहाँ से सी सी बी से याद रख सकते हैं, क्लेविकल को कॉलर बोन और ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, ये जो पेक्टोरल गडल है उसमें क्लेविकल तो आती है, लेकिन उसके अलावा स्कैपुला भी आते हैं। ठीक है, तो स्कैपुला का एक और नाम है, इसको हम लोग शोल्डर बोन बोलते हैं, शोल्डर, शोल्डर का मतलब शोल्डर वाली जगह में रहती है ना, इसको हम लोग देखेंगे, है ना, तो दिखाना, हम लोग इसको में देखते हैं कि स्कैपुला और क्लेविकल दिखती कैसे है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं, डायग्राम से दिख भी रहा होगा, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि देखो ये कैसे दिखाई देती है, ये है ना, यहाँ से देखें कि देखें, ये वाला जो होता है ना, ये वाला क्लेविकल बोन है, देखो ये वाला भी क्लेविकल, ये वाला हिस्सा क्लेविकल, ये वाला हिस्सा क्या है, क्लेविकल। और इसके डोर्सल साइड में ना ऐसे टाइप के, जब हम लोग ऐसे करके करते हैं पीछे तरफ, तो पीछे तरफ एक शेप बनती है, तो ये वाला बोन जो होती है क्या है, स्कैपुला होती है। और इसका संरचना भी दिखाई दे रहा होगा, ये त्रिभुजाकार दिखाई देती है, ट्राइंगुलर शेप में होती है ना, ट्राइंगुलर शेप में होती है, कौन,
स्कैपुला क्योंकि सोल्जर वाले जगह में है, मतलब ये है ना भुजा वाली जगह में है, इसलिए इसको शोल्डर बोन भी बोलते हैं। ठीक है, किसको? स्कैपुला को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये। तो ये दोनों बोन किस में आती है? पेक्टोरल गडल्स में आती है। किस में आती है? पेक्टोरल गडल्स में। ठीक है, तो दोनों को जानते हैं हम लोग। पेक्टोरल गडल्स में कितने बोन आती है? तो कुल मिलाकर 4 बोन आती है ना। कुल मिलाकर कितने बोन है यहाँ पर? 4 बोन है। उसमें से 2 क्लेविकल हैं और 2 स्कैपुला होती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो क्लेविकल बोन होती है ना, ये वाला है ना, वो कहाँ पर, ये कहाँ से ज्वाइंट रहती है? तो देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लेविकल बोन जो है यहाँ पर स्कैपुला से ज्वाइंट रहती है। स्कैपुला से देखो जुड़ी हुई दिखाई दे रही है, तो इसीलिए हम लोग इसको कॉलर बोन या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। किसको? क्लेविकल बोन को। ठीक है, दूसरा ये स्कैपुला के बारे में हम लोग देख रहे थे। स्कैपुला का हम लोग क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, या तो बोल सकते हैं शोल्डर बोन भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि ये जो स्कैपुला होती है ना, स्कैपुला में एक है ना, यहाँ पर एक लाइन लिखा है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स, और वो कहाँ पर से? जो ह्यूमरस का हेड रहता है ना, ह्यूमरस का हेड, ये वाला ह्यूमरस का कौन सा वाला पार्ट है? हेड। और ये हम ज्वाइंट्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भी, तो अभी याद रखना है कि यहाँ पर एक कैविटी रहती है ना, जिसका नाम है ग्लिनाइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी। तो ग्लिनाइड कैविटी जो रहती है ना, इसी में ह्यूमरस का हेड जो रहता है जाके क्या होता है? फिट होता है। किसका हेड? ह्यूमरस का। ह्यूमरस का हेड जो रहता है ग्लिनाइड कैविटी में जाके क्या रहता है? फिट रहता है। और कौन सा ज्वाइंट बनाती है? तो इन लोग बनाते हैं बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाती है, ये ह्यूमरस का हेड है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ आया होगा, है ना। इसके आगे और देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो भी बात है उसी को हम लोग जानते हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात लिखा है तो उसको भी देखें हम लोग। तो देखें, पेक्टोरल गडल में जो स्कैपुला होती है ना, वो स्कैपुला एक बड़ी त्रिकोणीय चपटी हड्डी है। बड़ी बड़ी रहती है, लार्ज साइज रहती है। त्रिकोणी का मतलब ट्राइंगुलर होते हैं, ट्राइंगुलर बोन होती है, ट्राइंगुलर बोन होती है। ठीक है, चपटी हड्डी है जो वक्ष के पृष्ठी भाग में दूसरी और सातवीं पसलियों के बीच स्थित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर। ये कहाँ पर रहती है? वक्ष के पृष्ठी भाग। पृष्ठी भाग मतलब डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। ये कौन से साइड में प्रेजेंट है? डोर्सल साइड, मतलब पृष्ठी भाग में। ये हमारा वेंट्रल साइड है, और पीछे की तरफ क्या रहती है? डोर्सल साइड। तो पीछे की तरफ रहती है, अभी मैं दिखाया भी उसी में, है ना। तो डोर्सल साइड में सेकेंड एंड सेवेंथ रिब्स के बीच होती है। हम जानते हैं वर्टिब्रल कॉलम जो रहती है उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है? 7। थोरेसिक वर्टिब्री की संख्या कितनी होती है? 12। तो 12 में से दूसरी और सातवीं पसली के बीच में होती है कौन? ये जो स्कैपुला होती है वही। ये ना इंपॉर्टेंट लाइन है, कहाँ पर इसका ओरिएंटेशन होता है पूछते हैं। ठीक है, और कौन सी जगह में? डोर्सल साइड की वेंट्रल साइड। तो डोर्सल साइड में होती है, मतलब पृष्ठी भाग में होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे और देखें, स्कैपुला में एक हल्का उभरा हुआ उभार रीढ़ होता है, जो एक चपटे फैले हुए प्रक्षेप के रूप में बाहर निकलती है, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। ये बात याद रखना ना, इंपॉर्टेंट है। एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस का मतलब क्या है? इसमें ना एक उभार निकला हुआ रहता है। किसमें? स्कैपुला में। और उसी उभार को हम लोग बोलते हैं, उभार जो रहती है चपटी रहती है और फैले हुए प्रक्षेप के रूप में, मतलब वो है ना ऐसे फैली हुई रहती है, चपटी रहती है, प्रक्षेप के रूप में बाहर निकलता है, जिसे एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। तो एक्रोमियन प्रवर्ध कहते हैं इसी को। तो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्रोमियन प्रवर्धक कौन सी हड्डी में मिलती है, पूछेंगे तो कौन सी हड्डी में? स्कैपुला में। तो एक्रोमियन प्रोसेस किस में मिलेंगी? तो एएस से याद रख लेना इसको, मतलब एक्रोमियन प्रोसेस किस में मिलती है? स्कैपुला बोन में मिलती है। ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है अलग से कि एक्रोमियन प्रोसेस कहाँ पर मिलती है, वो जानना है। ठीक है, इसके बाद में और देखें हम लोग, अगला है क्लेविकल। तो क्लेविकल के बारे में जाने। क्लेविकल की हड्डी इससे जुड़ती है। ये जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है ना, इसी से क्लेविकल जो बोन रहती है वही जाके जुड़ती है। क्लेविकल बोन मतलब यहाँ पर देखिए, ये क्लेविकल बोन है, यहाँ पर सॉकेट हॉलो इनटू द ह्यूमरस हेड, ये वाला जो बोन है ये आके यहीं पर ऐसे यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस से ही ऐसे जुड़ी हुई रहती है। इसके पहले वाले में देखे भी, ये देखो ये क्लेविकल जो है यहाँ से यहाँ पर जुड़ी हुई है, तो यहीं पर रहती है एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, तो एक्रोमियन प्रोसेस से क्लेविकल बोन जो है जुड़ती है। एक्रोमियन के नीचे एक गड्ढा, एक्रोमियन के जस्ट नीचे है ना, ये एक्रोमियन है, यहाँ से जुड़ती है ये, और इसके नीचे में एक गड्ढा होती है, गड्ढा। और इस गड्ढा को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं, जो कंधे के जोड़ का निर्माण करने के लिए ह्यूमरस के शीर्ष से जुड़ता है। तो इसके पहले मैं बताया भी
यहाँ पर ग्लिनाइड कैविटी होती है, जो जहाँ पर ह्यूमरस का हेड फिट होता है और कंधे का जोड़ बनाता है। तो कंधे का जोड़ जो है ना, ये बनाएगा, ह्यूमरस का हेड जाके फिट होती है, मतलब ये ह्यूमरस है, इसका जोड़ जो है यहीं पर जाके फिट है, और इसी की वजह बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाती है। तो ऐसे गोल 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 घूमता है, 360 डिग्री रोटेशन होती है, ऐसे घूमता है। ठीक है, तो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, जैसे बॉल रहते हैं ना, तो ऐसे घूमता है, सॉकेट में रखे रहते हैं तो ऐसे गोल गोल घूम जाता है पूरा। सेम यहाँ पर भी वही कहानी है कि जो ग्लिनाइड कैविटी होती है ना एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे में, उसी में क्या होती है, ह्यूमरस का हेड जो है ना फिट होती है, और क्या बनाती है, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको भी जानना है। यहाँ पर ग्लिनाइड कैविटी रहती है, उसको भी जानना है। यहाँ पर एक कैविटी है ना, ग्लिनॉइड कैविटी। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि ह्यूमरस का हेड कहाँ पर फिट होता है। तो स्कैपुला में एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे में होती है एक कैविटी, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लिनाइड कैविटी। इसी ग्लिनाइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड जो रहता है फिट होता है, और ह्यूमरस का हेड फिट होके है ना क्या बनाती है, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाती है, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाती है। ठीक है, तो बाल एंड सॉकेट संधि बनाने का काम करती है ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे और देखते हैं। ठीक है, अब हमारा 124 बोन्स हो गए, मतलब हम लोग जान गए कि यहाँ पर अपेंडिकुलर जो है ना स्केलेटन होती है, मतलब उपाक्षी कंकाल, उसमें 4 लिम्ब में 30 बोन होती है, तो 30 और 30 60 हो गए थे। वैसे ही हैंड लिम्ब में भी 30 बोन होती है, 30 और 30 कितने हो गए थे, 60, तो 120 वो हो गया था। और हम लोग पेल्विक गडल, पेक्टोरल गडल्स के बारे में पढ़े, मतलब गडल्स बोन्स के बारे में। पेक्टोरल गडल, इसमें 2 बोन आई, तो दोनों भी 2 थी, मतलब 4 हो गई। अब हम लोग पढ़ना है किसके बारे में, पेल्विक गडल्स के बारे में। तो पेल्विक गडल्स में देखें कि बोन कितनी होती है, तो इसमें बोन की जो संख्या रहती है ना, वो रहती है 2। ठीक है, अब 2 रहेगी, 2 इंटू है ना क्या रहेगी, 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगी, 2 ही आ जाएगी। तो इसमें कितने बोन्स रहते हैं, 2 बोन्स रहते हैं। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ 2 कोक्सल बोन। ये 2 बोन कैसे बनी हुई रहती है, तो 2 कोक्सल बोन से मिलकर बनी रहती है। कोक्सल बोन को हम लोग हिंदी में कूल्हे की हड्डी भी बोलते हैं, है ना, कूल्हे की हड्डी बोलते हैं किसको, कोक्सल बोन को। और यही कोक्सल बोन से मिलकर बनी रहती है, मतलब यहाँ पर जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी रहते हैं, तो यहाँ पर जो रहती है ना, ये 2 हिस्सों में बनी रहती है, एक आधा हिस्सा इधर है, एक आधा हिस्सा इधर रहती है। ठीक है, तो 2 बोन से मिलकर बनी है, 2 कोक्सल बोन से मिलकर बनती है क्या, पेल्विक गडल। तो याद रखना है, पेल्विक गडल किससे बनती है, 2 कोक्सल बोन से। ठीक है, अब देखें, प्रत्येक कोक्सल बोन, मतलब कोक्सल की हड्डी है ना। अब देखो इस कोक्सल बोन में कितनी हड्डी का फ्यूजन रहता है, तो देखे जाने, यहाँ पर पहला इलियम, दूसरा इस्चियम, और तीसरा क्या है, प्यूबिस। तो ये 3 बोनों का फ्यूजन होती है, मतलब हम बोल सकते हैं इलियम, इस्चियम और प्यूबिस मिलकर एक कोक्सल बोन बनाई है। वैसे ही एक और इलियम, इस्चियम, प्यूबिस मिलकर दूसरा कोक्सल बोन बनाई है। तो ये कोक्सल बोन है ना, और ये कोक्सल बोन, ये दोनों बोन मिलकर है ना, दोनों जुड़ते हैं आपस में, और दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, तो दोनों मिलकर ही पेल्विक गर्डल्स बनाते हैं, पेल्विक गर्डल। तो देखा जाए तो पेल्विक गर्डल में कितनी बोन है, 2 ही बोन है। तो 2 कौन कौन सी, 2 कोक्सल बोन है। और ये कोक्सल बोन जो रहती है ना, ये 3 अलग अलग बोनों से मिलके, फ्यूजन से मिलकर बनी रहती है। तो इलियम, इशियम, प्यूबिस को याद रखना है। ठीक है, इलियम, इशियम, प्यूबिस को याद रखेंगे। इन 3 नामक 3 हड्डियों के जुड़ने से बनती है। ठीक है, हम डायग्राम से देख भी सकते हैं यहाँ पर। तो देखो ये वाला पार्ट होता है कौन, इलियम, ये बड़ा वाला पार्ट। तो लार्जेस्ट बोन इन पेल्विस, तो पेल्विस का सबसे लार्जेस्ट बोन कौन होता है, इलियम, है ना, इलियम होता है। दूसरा कौन होती है, यहाँ पर है इस्चियम। तो ये वाला जो नीचे की तरफ यहाँ पर से ऐसे दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है, इस्चियम है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द लोवेस्ट बोन इन पेल्विक, मतलब जो नीचे की तरफ रहती है, मतलब नीचे की तरफ, मतलब जब है ना ऐसे वेंट्रल साइड से व्यू करेंगे, तो हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं, देखते हैं इसमें है ना क्या है, यहाँ से इसमें बात करते हैं हम लोग कोक्सल बोन में। तो ये वाला जो लार्जेस्ट बोन है ना, इलियम है, ये वाला जो है ना स्ट्रॉन्ग, देखो लार्जेस्ट बोन इन पेल्विस, तो ये वाला लार्जेस्ट है। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये दोनों है ना, ये दोनों वाला, ये दोनों ही क्या है, ये है इस्चियम। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लोवेस्ट बोन इन पेल्विक, तो नीचे की तरफ है ये, देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला है ना ऐसे दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है, इस्चियम है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा नंबर बच गया कौन, तो प्यूबिक फॉर्म्स फ्रंट इन पेल्विस।
तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों हिस्सा मिलकर ये फ्रंट बनाती है, ठीक है, इस वाले फ्रंट को बनाएगी। देखो ये दोनों तो क्या है, स्टियम, लेकिन ये वाला जो हिस्सा रहेगा ना और ये वाला भी जो हिस्सा रहेगा वही क्या बनाएगी, पेल्विक बनाएगी, ठीक है, पेल्विक मतलब प्यूबिस बनाएगी, प्यूबिस फॉर्म फ्रंट ऑफ द पेल्विस। तो पेल्विस का देखो यही वाला हिस्सा ऊपर वाला, ये दोनों वाला हिस्सा क्या है, ये वाला है क्या, प्यूबिस, ठीक है। अब उसके बाद में देखो इलियम वाला पार्ट जो है बहुत लंबा रहती है ना, अंदर तक देखो, अंदर तक भी देख सकते हैं इसमें। तो इनसाइड अ बोन और सैक्रम एंड कोकिक्स वगैरह जो रहती है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम का है। ये सैक्रम एंड कोकिक्स जो रहती है ना, वर्टिब्रल कॉलम ऊपर से ऐसे नीचे आई हुई रहती है पीछे की तरफ, और वो आके यहाँ पर ही जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। तो सैक्रम वाला बोन ये है, और ये नीचे की तरफ जो ये वाला है ना, ये कोकिक्स है। ये वाला क्या है, सैक्रम है ना, और ये वाला क्या है, कोकिक्स है, जो वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 बोन के बारे में पढ़ना था, किसके बारे में, इलियम, स्टियम और प्यूबिस। ये तीनों मिलकर ही क्या बनाए हैं, कोक्सल बोन, मतलब एक कूल्हे की हड्डी जो है ना वो बनाती है ये। और यहीं पर क्या रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी रहते हैं। तो देख सकते हैं हम लोग, इसका जो फ्रंट साइड है ये है, और देखो प्यूबिस के बीच में ना, देखो ये दोनों प्यूबिस के को जोड़ने के लिए ना एक कार्टिलेज होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर ना दो प्यूबिक के बीच में ना कार्टिलेज होती है, मतलब यहाँ पर ना, है ना, अभी पढ़ेंगे भी, तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, लेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बनाते हैं इन लोग, है ना, कार्टिलेज होती है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन मतलब प्रसव के समय में यही जो कार्टिलेज रहती है ना ऐसे फैलती है, मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस ढीला होते हैं, मतलब यहीं पर प्यूबिक सिम्फाइसिस रहती है, वही ढीला होते हैं किस टाइम में, जिस टाइम में प्रसव होना रहता है उस टाइम में। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो जुड़ी रहती है ना जिस जगह से, उसी का हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। इसके पीछे की तरफ इसको है ना ऐसे पीछे करके दिखाए हम, तो पीछे की तरफ देखो, ये तो सैक्रम एंड कोकिक्स है, यही वाला है ना, ये वाला पूरा सैक्रम एंड कोकिक्स, वर्टिब्रल कॉलम यहाँ तक आई हुई रहती है। उसके बाद देखो ये वाला क्या है, इलियम था पहला वाला भाग, दूसरा वाला कौन सा, इशियम, मतलब इसके पीछे की तरफ को देखें हम लोग, तो ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों, है ना, ये क्या है, इलियम है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, इशियम, क्योंकि ये बाहर की तरफ देखो यहाँ तक आई हुई है, तो इशियम, और ये वाला भाग तो क्या हो जाएगा, प्यूबिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों हिस्सा क्या है, प्यूबिक है, ये प्यूबिक बोन, है ना, ये समझ आ गया। और उसके बाद इसके बीच में क्या है, कार्टिलेज है ना। तो हम यहाँ पर हम दोनों को मिलाकर ये बता सकते हैं, सभी को मिलाकर तीनों को, कि एक हिस्सा इसका ना एक तरफ, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है, मतलब इलियम, प्यूबिक, ये भी प्यूबिक बोन है, ये वाला भी तो प्यूबिक है ना, प्यूबिक है ये वाला भी, और ये वाला क्या है, इलियम, ये प्यूबिक है, और ये वाला क्या है, इस्टियम। तो दूसरा इस्टियम है, तीसरा प्यूबिक। इधर भी सेम कहानी है, ये भी क्या है, इलियम है, ये भी क्या है, इलियम, और ये वाला भाग क्या है, ये वाला प्यूबिक है, और ये वाला क्या है, इशियम है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ इलियम, इशियम, प्यूबिस, मतलब इलियम पहला, दूसरा इशियम, तीसरा प्यूबिस, ये तीनों मिलकर इधर एक कोक्सल बोन है, इधर एक कोक्सल बोन, दोनों तरफ कोक्सल बोन मिलकर ही क्या बनाए हुए हैं, पेल्विक गडल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो पेल्विक गडल समझ आया होगा मेरे ख्याल से। और देखते हैं इसमें और क्या चीजें होती हैं। तो देखें, इलियम, इस्टियम और प्यूबिस के जुड़ने के स्थान पर एक गुहा एसिटाबुलम होती है जिसे जांघ की हड्डी जुड़ती है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ना एसिटाबुलम नाम की एक कैविटी होती है, उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, है ना, थोड़ा सा भी इसको हम पढ़ते हैं। श्रोणि कमर बंध के दोनों भाग अधर रूप से मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं, जिसमें रेशेदार उपास्थि या फाइब्रस ज्वाइंट होती है ना, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, है ना, और फाइब्रस ज्वाइंट में दोनों में डिफरेंस होते हैं, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो बोन होती है ना, ये बोन में स्टियम स्ट्रॉन्गेस्ट एल शेप्ड बोन होती है, देखो इलियम जो है सबसे बड़ा है ना, एल शेप्ड दिखाई दे रहे हैं। सैक्रम और कोकिक्स तो ये उसका भाग होता है वर्टिब्रल कॉलम का। प्यूबिक फॉर्म फ्रंट ऑफ पेल्विक, पेल्विक का है ना फ्रंट कौन बनाती है, ये प्यूबिस वाला बोन बनाती है, ठीक है। इलियम, ये वाला इस्टियम था, है ना, इलियम फैन शेप्ड पार्ट ऑफ हिप बोन, फैन शेप्ड पार्ट मतलब ये पंखे नुमा संरचना दिखाई देती है, मतलब पंखा ऐसा करते हैं ना जिस टाइम में गर्मी रहता है उस टाइम में, तो ये फैन शेप्ड दिखाई देती है ये, है ना, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। हालांकि एनसीईआरटी इन सब के बारे में उतना ज़्यादा बताया नहीं है, फिर भी हमें जानना है इसके बारे में, ठीक है। अब देखना, इलियम, स्टियम और प्यूबिस जिस जगह में है ना जुड़ते हैं ना, इलियम, स्टियम और प्यूबिस, ये स्टियम है, ये प्यूबिस है, और ये क्या है, इलियम। तो इलियम, स्टियम और प्यूबिस, ये तीनों जहाँ पर जुड़ते हैं ना वहाँ पर एक सॉकेट बनती है। तो इस सॉकेट को ना हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसको एक कैविटी है, मतलब इसको बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी। तो एसिटाबुलम कैविटी वो स्थान है जहाँ पर
फीमर बोन जो रहती है ना, फीमर जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का, तो फीमर का हेड जो रहती है ना, हेड, यही क्या होता है, फिट होता है, फिट होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एसिटाबुलम कैविटी में फीमर का हेड जो रहता है क्या रहता है, फिट रहता है, और इसी की वजह से हम लोग ऐसे चल पाते हैं। मतलब इसको यहाँ पर भी बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ से इसमें देखें कि जो इलियम, देखो ये इलियम है, इस्चियम है, प्यूबिस, ये तीनों के जंक्शन यहाँ पर ना एक कैविटी दिखाई दे रही है। इस कैविटी में हालांकि ये नट बोल्ट से जुड़ा हुआ है अभी, लेकिन ये ह्यूमरस का जो हेड है ना, देखो ऐसे आके ऐसे हुआ है हेड, तो ह्यूमरस का हेड एसिटाबुलम नाम की कैविटी में जाके क्या होता है, जुड़ता है और क्या बनाता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ठीक है, इधर भी वही कहानी है। तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनाने का काम किसका है, तो वो फीमर का हेड है ना, जब एसिटाबुलम कैविटी में जाके फिट होगा तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट बनी हुई रहती है। ठीक है, तो ये भी जानना है हमें। ठीक है, श्रोणि कमर बंद के दोनों भाग अधर रूप से मिलकर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं। मतलब अधर का मतलब सामने तरफ है ना, जिसमें रेशेदार उपास्थि पाई जाती है। देखो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो रहती है ना, वो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जिस टाइम में प्रसव होता है उस टाइम में प्यूबिक सिम्फाइसिस में रिलैक्सिन हार्मोन काम करते हैं, और रिलैक्सिन हार्मोन ही प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला करता है। लेकिन उसमें ना फाइब्रस ज्वाइंट रहते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज रहती है, फाइब्रस कार्टिलेज मतलब रेशेदार उपास्थि पाई जाती है। और रेशेदार उपास्थि जब होती है ना, तो यहीं पर वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बनाती है, और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में ना सेमी मूवेबल होते हैं, है ना। अभी ज्वाइंट्स पढ़ेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होती है, और यहाँ पर भी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होती है। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो है ना प्यूबिक सिम्फाइसिस को ढीला करने के काम करते हैं, किस टाइम में, जिस टाइम में प्रसव होता है उस टाइम में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से भी समझ आया होगा, है ना। एक चीज और जानना है कि ये जो कोक्सल बोन्स रहती है ना, ये कोक्सल बोन, ये पूरा, या पेल्विक बोन जो रहती है ना, पेल्विक बोन, तो पेल्विक बोन में दो कोक्सल बोन है, दो कोक्सल बोन से मिलकर बनी है, इलियम इस्चियम प्यूबिस से। तो इसके डायमीटर की जब बात करते हैं ना हम लोग, तो डायमीटर में ब्रॉड रहती है, फीमेल का ब्रॉड रहती है, फीमेल है ना, क्या रहती है, ब्रॉड रहती है, किसकी तुलना में, मेल की तुलना में। क्या, यही जो पेल्विक बोन होती है वो, क्यों, क्योंकि देखो जब किस टाइम में, जिस टाइम में प्रेगनेंसी होता है, प्रेगनेंसी, उस टाइम में, है ना, अब चूंकि एक और ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना है तो उस टाइम में वजन होगा, तो जब वजन होती है तो उस टाइम में उस वजन को संभालने के लिए इसका डायमीटर को चौड़ा होना पड़ता है। और दूसरा, प्रॉपरली रूप से प्रसव भी होना जरूरी है, तो प्रॉपरली रूप से प्रसव होने के लिए भी, है ना, इसका डायमीटर को ब्रॉड होना जरूरी है। तो यहाँ पर जानेंगे कि ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, तो फीमेल में यही कोक्सल बोन जो रहती है ना, वो क्या रहती है, चौड़ी रहती है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी में चाइल्ड डेवलप में हेल्प करती है, चाइल्ड डेवलप में, क्यों, क्योंकि इसका वजन भी तो है ना वहन करना है, इसीलिए वो क्या हो जाती है, इसी को हम लोग, है ना, इसी के लिए क्या हो जाती है, वो पेल्विक बोन थोड़ा ब्रॉड रहती है। ठीक है, कॉक्सल बोन को हम लोग ना हिप बोन भी बोलते हैं, हिप बोन। ठीक है, हिप बोन, और हिप बोन में ही, इसी पेल्विक बोन में ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहाँ पर रहते हैं करके क्वेश्चन पूछेंगे, तो कोक्सल बोन में, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट कहाँ पर, पेल्विक बोन, टू कोक्सल बोन से मिलकर बनी रहती है, या इसको हम लोग हिप बोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा ये पूरा। इसके आगे अब हम लोग देखने जा रहे हैं किसको, अब हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग पूरा बोन्स के बारे में हम लोग जान चुके, जिसमें हम लोग आज हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पढ़े पूरे 126 बोन्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहले पढ़े हम लोग फोर लिम में, तो फोर लिम में 60 बोन्स होती है, हैंड लिम में भी कितनी बोन्स होती है, 60 बोन्स, और पेक्टोरल गडल्स होती है, उसमें दो क्लेविकल और दो स्कैपुला होती है, उसको भी हम लोग पढ़े, है ना। एक चीज और पढ़े पेल्विक गडल्स के बारे में, जिसमें दो कोक्सल बोन से मिलकर बनी रहती है, और दोनों कोक्सल बोन तीन बोनों का फ्यूजन होता है, इलियम इस्चियम प्यूबिस। ठीक है, और इलियम इस्चियम प्यूबिस मिलकर कोक्सल बोन बनाए थे, और कोक्सल बोन ही हिप बोन बोलते हैं, कोक्सल बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, हिप बोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग पूरा 126 बोन्स का नाम हम लोग जान चुके। अब हम लोग जानने वाले हैं ज्वाइंट्स के बारे में। ठीक है, तो ज्वाइंट्स देखें, ज्वाइंट्स का मतलब संधि। अब जब भी बोन जो रहती है ना दूसरे बोन से जुड़ती है, तो इसको जानने से पहले हमें दो चीज जानना पड़ेगा, है ना, कि जब भी बोन टू बोन, मतलब बोन से बोन, बोन टू बोन जुड़ी हुई रहती है ना, मतलब हड्डी से हड्डी जब जुड़ती है तो वो किसके द्वारा जुड़ती है, तो जानना है लिगामेंट के द्वारा जुड़ती है, लिगामेंट द्वारा
जुड़ती है। लिगामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? स्नायु बोलते हैं, स्नायु। तो बोन से बोन जब जुड़ती है तो किसके द्वारा जुड़ती है? लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ती है। जबकि एक बोन जो है टू मसल से जब जुड़ती है, मसल, तो बोन से जब मसल से जब जुड़ेगी तो ये किसके द्वारा जुड़ती है? ये टेंडन्स द्वारा जुड़ती है, टेंडन्स द्वारा जुड़ती है। ठीक है, तो याद रखना है कि बोन से मसल जब भी जुड़ती है, टेंडन्स मतलब इसको हिंदी में कंडराएं बोलते हैं ना, इसको भी लिख लेते हैं कंडराएं। कंडराएं होती है, इसके द्वारा जुड़ी हुई रहती है बोन से मसल, जबकि बोन से बोन जुड़ती है किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब जानेंगे हम लोग ज्वाइंट्स में। ज्वाइंट्स का मतलब होगा बोन से बोन जुड़ेंगे या तो बोन से मसल जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम लोग अभी बोन से बोन वाली की बात करते हैं, क्योंकि बोन वाला चैप्टर है इसलिए बोन वाला के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला, जब भी ज्वाइंट होता है तो ज्वाइंट पढ़ेंगे हम लोग, 3 टाइप के ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, देखें, जोड़ हड्डियों के बीच या हड्डियों और उपास्थियों मतलब कार्टिलेज के बीच में संपर्क बिंदु होते हैं। ठीक है, बोन किससे किससे जुड़ सकती है? याद से बोन से, है ना, बोन से क्या जुड़ेगी? बोन जुड़ेगी, हड्डी से हड्डी, या बोन से, है ना, कौन जुड़ेंगे? बोन से कार्टिलेज जुड़ते हैं, कार्टिलेज। ठीक है, बोन से कार्टिलेज भी जुड़ेंगे। तो देखते हैं इनके संपर्क बिंदु होते हैं, है ना, इनके 3 प्रकार होंगे। तो जब भी बोन से बोन जुड़ेगा तब, और बोन से कार्टिलेज जुड़ेंगे तब, ये इसके आधार पर 3 प्रकार के कहा क्या होते हैं? ज्वाइंट्स या संधि होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला रेशेदार संधि होती है, मतलब फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। तो फाइब्रस ज्वाइंट जो रहती है उसको भी जानते हैं। तो फाइब्रस ज्वाइंट जो रहती है ना, इसके लिए याद रखना है कि ये इमूवेबल होती है। इमूवेबल मतलब एक बार जब ज्वाइंट कर दिया तो उसके बाद में उसके बीच में कोई प्रकार का मूवमेंट वगैरह नहीं होंगे। मतलब मान लो 2 हड्डी ऐसे जुड़ गई और पूरी तरीके से अच्छे से जुड़ गई है, तो उसके बाद इसमें कोई हलचल नहीं होंगे, ना इधर होगा ना इधर होगा, ना ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं होगा। ये तो अचल संधि बनाती है कौन? फाइब्रस ज्वाइंट जो रहती है, कोई प्रकार का इसमें मूवमेंट नहीं होगा। जब 2 बोन जुड़ेंगे आपस में तो ऐसे इतनी टाइटली जुड़ेंगे कि 2 जो है ना मूवमेंट, कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा उनके बीच में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फाइब्रस ज्वाइंट। दूसरा होता है क्वार्टिलेजिनस ज्वाइंट, मतलब उपास्थि, थोड़ा चल संधि। उपास्थि मतलब कार्टिलेज से जब जुड़ेगा बोन तब क्या होंगे? थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकते हैं। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो रहती है ना, हमारे इन वर्टिब्रल कॉलम के बीच बीच में रहती है ऐसे, तभी तो हम लोग ऐसे मूवमेंट कर पाते हैं। और अभी बताया प्यूबिक सिम्फाइसिस जो रहती है ना, वहाँ पर भी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट रहती है ना। इसको हम लोग देखे भी कि देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला डायग्राम में, यहाँ पर ये वाला जो बोन, ये वाला है ना, ये कार्टिलेज है। बोन से कार्टिलेज जो है ना जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बनाती है। जहाँ भी कार्टिलेज आएगा वहाँ पर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ही रहेंगे, सीधी सी बात है। तो 2 यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस जो रहती है ना, ये प्यूबिक है, प्यूबिक बोन है, और प्यूबिक बोन के बीच में जो ज्वाइंट है ना, यही इसी को हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस। और यही जो रहती है ना, प्रसव के टाइम में रिलैक्सिन हार्मोन इसी में काम करता है, इसी को ढीला करने का काम करती है। किसको? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट या प्यूबिक सिम्फाइसिस को। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ें। इसके आगे और देखें, उपास्थि में थोड़ा चल होती है। थोड़ा चल मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा, सेमी मूवेबल होती है। ये क्या है? इमूवेबल, पूरी तरीके से ये तो चलेगी ही नहीं। और इसमें क्या होगा? थोड़ा बहुत चलनशील होगा। और तीसरा नंबर जो है साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं, साइनोवियल। और इसमें क्या होते हैं? प्रॉपर क्या होते हैं इसमें? मूवेबल रहते हैं, मतलब पूरी तरीके से ये चलते फिरते हैं, है ना। तो जब देखते हैं इन तीनों को, यहाँ से हम लोग देख भी सकते हैं नॉन मूविंग ज्वाइंट्स हैं। यहाँ पर स्कल बोन जो रहते हैं ना, पूरी तरीके से नॉन मूवेबल। वैसे भी मैं बताया था कि जो स्कल बोन रहते हैं सिर्फ उसमें ये वाला जो मैंडिबल वाला पार्ट रहता है, यही बस क्या करता है? मूवमेंट यहाँ से यहाँ रहता है। उसके अलावा कोई भी जो बोन है ना, अपनी अपनी जगह में, ऐसा नहीं कि ये इधर से इधर हो गया, इधर से इधर हो गया, ऐसा है क्या? नहीं होता। ठीक है, तो आपस में, है ना, जुड़े हुए रहते हैं, टाइटली जुड़े हुए रहते हैं, तो नॉन मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। दूसरा क्या है? पार्ट मूवेबल। पार्ट मूवेबल मतलब थोड़ा बहुत इसमें क्या होंगे? मूवमेंट होगा, जैसे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में बताया अभी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में। तीसरा फ्री मूवेबल ज्वाइंट। तो फ्री मूवेबल वाले में दो बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट्स होंगे, जैसे कि हमारा, है ना, हैंड को ले सकते हैं, ऐसा देखो फ्रीली मूवमेंट करता है। ये वो गडल्स ज्वाइंट्स होते हैं ऐसे, ये वाला भी फ्रीली मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हालांकि ये मूवमेंट जो है मसल्स की वजह से होती है, लेकिन मसल के साथ में बोन भी तो है कि नहीं? सब जगह में मसल है, लेकिन कुछ जो मसल्स रहते हैं इसमें मूवेशन होता ही नहीं। जैसे यहाँ पर, है ना, हेड को हम लोग ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, लेकिन हेड का ये जो बोन है ये मूवमेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अचल संधि से क्या रहती है? वो ज्वाइंट रहती है। ठीक है, इसलिए। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं।
अब इसको जानते हैं हम लोग, रेशेदार या अचल संधि जो होती है ना, वो कहाँ कैसे रहती है तो जानते हैं। तो जितने भी हमारे हेड में मतलब स्कल में जो बोन रहते हैं ना, खोपड़ी की हड्डियों के बीच में होती है, सचर बनाती है। स्कल जो बोन है, स्कल बोन में है ना, जैसे यहाँ पर फ्रंटल बोन के बारे में पढ़े थे, फ्रंटल, पेराइटल है ना, ऑक्सीपिटल, ऐसे बहुत सारे पढ़े थे। तो फ्रंटल जो पेराइटल से जुड़ती है ना, तो वो कौन सी ज्वाइंट से जुड़ती है, तो फाइब्रस ज्वाइंट से जुड़ती है। और इसकी वजह से यहाँ पर सचर बनते हैं, सचर, SUTUR, सचर। तो सचर जो रहती है, मतलब बीच में ऐसे है ना ज्वाइंट्स रहेंगे और ऐसे टाइटली पैक रहेगा ना, पता ही नहीं चलेगा, ऐसे टाइटली पैक रहते हैं। ठीक है। और जब भी सर्जरी वगैरह होना रहता है तो वही ज्वाइंट्स को ही कट करते हैं। जब ब्रेन सर्जरी वगैरह करते हैं तो उसको कट करके निकालते हैं। तो देखो, ये वाला जो है फ्रंटल है, ये वाला क्या है, पेराइटल, और उसके उस तरफ भी पेराइटल होती है, ये टेम्पोरल है, ये ऑक्सीपिटल बोन है। तो ये जो देखो ये फ्रंटल और पेराइटल आपस में जुड़े हुए हैं ऐसे, ये भी ऐसे जुड़ी हुई है। जैसे कि हम लोग है ना एक सीना लगाते हैं, वैसे टाइप का यहाँ पर सीना लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसे पूरा टकला करने के बाद में ऐसे पूरे स्किन के लेयर को निकालेंगे तब जाके दिखेगा ये पूरा, लेकिन ये इतनी टाइटली रहती है कि पता ही नहीं चलता। तो स्कल बोन में क्या रहती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है, ये सचर पाए जाते हैं। सचर का मतलब है ना जिसमें ऐसे जुड़े हुए रहेंगे तो ऐसे दिखाई देते हैं। वो पजल वाला नहीं आता है, पजल जिसको जोड़ने वाला रहता है, ऐसे मिलाते हैं, मिलाने वाला, तो वैसे टाइप का रहता है, ये भी पूरा ऐसे मिला हुआ रहता है। और इनके बीच में ना कोई भी प्रकार का ना मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि इसमें कौन सा ज्वाइंट है, फाइब्रस ज्वाइंट है, जो कोई प्रकार के मूवमेंट को करने नहीं देता। ठीक है। तो इसको अचल संधि बोलते हैं। तो कहाँ पर रहती है, स्कल्स बोन में जो ज्वाइनिंग होता है वो किसके द्वारा होती है, तो ये होती है फाइबर के द्वारा, इसलिए इसको फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है। एक बार बन गए तो बन गया। ठीक है। इसके आगे और देखें। अगला है उपास्थि युक्त संधि, थोड़ा चल संधि, थोड़े बहुत हिलने डुलने वाले संधि है। हड्डियां उपास्थियों की सहायता से आपस में जुड़ती है। दो हड्डी आपस में किसके द्वारा जुड़ती है ना, उपास्थि की वजह से, मतलब कार्टिलेज की वजह से जुड़ती है, इसीलिए वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बनाती है। और इससे पहले मैं बताया भी, यहाँ पर पेल्विक वाले जगह में उपास्थि थी, कार्टिलेज थी, और दो हड्डियों को जोड़ रही थी। तो दो पेल्विक बोन को, प्यूबिक बोन को जोड़ती है कौन, कार्टिलेज। यही कारण है कि कार्टिलेज में थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, किस टाइम में, प्रसव के टाइम में होती है। ठीक है। और उससे पहले भी हो सकती है ना, जिस टाइम में व्यायाम वगैरह जब करते हैं तो पूरे जब टांग को फैलाएंगे तो उसके उस टाइम में भी थोड़ा सा मूवमेंट होता है उसमें। ठीक है। तभी तो फैला पाते हैं, है ना। जैसे टांग को पूरी तरीके से, ऐसे आदमी है इधर, जैसे पूरा टांग को ऐसे फैला के ऐसे बैठे रहते हैं, तो उसका रीजन क्या है, प्यूबिक वाले के हिस्से में क्या रहती है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, यही कारण की वजह से बैठ सकते हैं। ठीक है। समझ आया होगा मेरे ख्याल से। दूसरा, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उदाहरण कहाँ है, देखो, आसन्न कशेरुकाओं के बीच की संधि, मतलब बोल सकते हैं इन बिटवीन टू वर्टिब्री, इन बिटवीन टू कंटिन्यूअस वर्टिब्री, टू वर्टिब्री, मतलब बोल सकते हैं कशेरुक दंड में ना 26 क्या है, वर्टिब्री है ना, उस 26 वर्टिब्री के बीच में क्या होती है, कार्टिलेजिनस। क्योंकि देखो, ये वाला मान लो एक है और यहाँ पर भी क्या है, एक है, ऐसे रहती है। तो यहाँ पर ना रहती है क्या, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेज, जो दो बोनों को क्या कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। और यहाँ पर कार्टिलेज है, इसीलिए ये क्या बनाती है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बनाती है। मतलब कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, मतलब इसको बोलते हैं उपास्थि जोड़, है ना, उपास्थि संधि या उपास्थि जोड़ बोलेंगे, थोड़ा सा चल होती है इसमें। तो कहाँ पर पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच में, मतलब देखो ये एटलस है, एक्सिस, एटलस एक्सिस के बीच में देखो ऐसे है, और सभी में ऐसी रहती है। ठीक है। उसके अलावा पहला तो ये बता दिया। दूसरा, प्यूबिक सिम्फाइसिस में, तो हालांकि एनसीईआरटी इसको दिया नहीं है लेकिन जानना है, तो क्योंकि हम डायग्राम में देखे भी, यहाँ पर डायग्राम था, वहाँ डायग्राम में क्या बताए थे, यहाँ पर देखो प्यूबिक सिम्फाइसिस, यहाँ पर कार्टिलेज है और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट रहती है यहाँ पर भी। ठीक है। तो दोनों जगह में है यहाँ पर, है ना, तो दोनों को जानना है हमें कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ कहाँ पर होती है, तो इसको हम लोग देख चुके। ठीक है। तो ये जाने हम लोग। तो पहला तो हम जान गए कि दो वर्टिब्री के बीच में होती है, वो तो जान गए। दूसरा, प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में भी होती है, और इसमें क्या होती है, थोड़ा बहुत चल होती है, मतलब सेमी मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं। समझ गए कि नहीं समझे। ठीक है। याद रखना है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि उपास्थि युक्त जो संधि होती है या उपास्थि संधि, जिसमें थोड़ा चल की क्षमता है, वो उसमें हड्डियां किससे जुड़ती है करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हड्डियां उपास्थियों की सहायता से जुड़ती है, ये वाला बात याद रखना है। ठीक है। इसके आगे और देखें। अगला है साइनोवियल ज्वाइंट्स। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स के लिए बात करते हैं हम लोग। तो साइनोवियल ज्वाइंट्स में ना ऐसे रहती है ये, है ना, इसका डायग्राम देखें तो ऐसे रहती है साइनोवियल ज्वाइंट्स। ठीक है।
साइनोवियल ज्वाइंट्स में ना बीच में ऐसे गेप रहते हैं जहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड भरी हुई रहती है। ये साइनोवियल ज्वाइंट्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड भरी हुई है यहाँ पर क्या भरी हुई है, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ से कि इन दोनों के बीच में ना साइनोवियल फ्लूइड भरे हुए रहते हैं। यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं ये साइनोवियल फ्लूइड है, दो क्या है, ये इसका बोन मैरो है, इसका इसका भी बोन मैरो है। इनके बीच में क्या रहती है, एक है ना खाली जगह दिखाई दे रही होगी यहाँ पर क्या रहती है, साइनोवियल ज्वाइंट्स। धीरे धीरे साइनोवियल ज्वाइंट्स रहते हैं और इसके अंदर में भरी हुई रहती है क्या, साइनोवियल फ्लूइड। धीरे धीरे एज के साथ साथ ना इसी साइनोवियल फ्लूइड की कमी होते जाती है, इसकी वजह से अर्थराइटिस हो जाते हैं। मतलब जो ज्वाइंट में पेन करते हैं ना, जब दो बोन्स आपस में इतना थोड़ा डिस्टेंस में है और ये अपना अपना मूवमेंट करती है फ्लूइड की वजह से, तो अपना सही से सही चल रहा है ना। अब दोनों फ्लूइड की मात्रा कम हो गई तो दोनों बोन जब ऐसे चलेंगे तो घिसेंगे, तो जब घिसेंगे दोनों बोन तो दर्द करेगा ही। तो अर्थराइटिस तभी होती है जब साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानते हैं हम लोग। तो साइनोवियल जो ज्वाइंट्स होती है ना, उसमें चल संधि बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि इसकी वजह से मूवमेंट होता है, मतलब इसमें मूवमेंट होता है दोनों के बीच में। जैसे देख सकते हैं ये मूवमेंट है ना, ये ऐसे ऐसे मूवमेंट होता है, ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है, ऐसे हम कुछ भी कर रहे हैं मतलब ऐसे, और मूवमेंट ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाला मूवमेंट। तो कुल मिलाकर एक चल संधि होती है कौन, साइनोवियल ज्वाइंट जो होती है वो। इनकी विशेषता यह है कि दो हड्डियों के संधि सतहों के बीच एक द्रव से भरी साइनोवियल गुहा मौजूद होती है। इस साइनोवियल गुहा में ही क्या भरे हुए रहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड भरे हुए रहते हैं, है ना। इसकी खास बात यही है कि दो दो बोन्स के बीच में क्या रहती है, एक कैविटी रहती है, कैविटी या जगह बोल सकते हैं। तो साइनोवियल गुहा होती है, उसी में क्या मौजूद होती है, साइनोवियल फ्लूइड भरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। इसके आगे और देखते हैं। साइनोवियल ज्वाइंट्स होती है ना, पहले बात तो इसको याद रखना कि चल संधि है ना, चल संधि। इसी की वजह से क्या होते हैं, ये दो ज्वाइंट्स रहते हैं उनके बीच में मूवमेंट होते रहता है, साइनोवियल संधि। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, तो देख सकते हैं सबसे पहला जो टाइप है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स होती है। तो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कहाँ पर, तो शोल्डर ज्वाइंट्स एंड द हिप ज्वाइंट्स। शोल्डर ज्वाइंट्स का मतलब ह्यूमरस ह्यूमरस हड्डी एंड किसके बीच में, ग्लिनॉइड कैविटी। ह्यूमरस का हेड जो रहती है ना, ग्लिनॉइड कैविटी में जाके क्या होती है, बाइंड होती है, और ग्लिनॉइड कैविटी रहती है स्कैपुला बोन में। स्कैपुला में ग्लिनॉइड कैविटी रहती है, उसी में ह्यूमरस का हेड जो रहता है ना, वही जाके क्या करता है, बाइंड बनाता है, बाइंड करता है। तो उसी को हम लोग शोल्डर ज्वाइंट्स बोलते हैं। जैसे कि ये वाला ह्यूमरस है, ये वाला इधर की ओर स्कैपुला है, तो स्कैपुला में ह्यूमरस का हेड जाके फिट है, और यहीं पर बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाया जो गोल गोल घूमने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे गोल गोल घुमाते हैं इसी को। ठीक है, तो बोलोगे इसको बस क्यों घुमा रहे, इसको भी घुमाओ, है ना। ये एक ही बस में थोड़ी है, दोनों में होती है ये, समझ गए कि नहीं समझे। तो इधर भी है, इधर भी। दूसरा हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट का मतलब यहाँ पर जो फीमर का जो हेड रहता है ना, फीमर का हेड एसिटाबुलम कैविटी में फिट होकर क्या बनाती है, एसिटाबुलम कैविटी में फिट होकर क्या बनाती है, तो ये बनाती है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। मतलब हम लोग अपने पैर को ना ऐसे गोल 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 घुमा सकते हैं, ऐसे गोल 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 गोल, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर करके देख सकते हैं, है ना। जैसे ये वाला है, ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस, ये जो इलियम इस्चियम प्यूबिस है, तीनों के ज्वाइन में, मतलब तीनों जहाँ पर मिलती है ना, उस जगह में एसिटाबुलम कैविटी होती है। इस एसिटाबुलम कैविटी में ये ह्यूमरस, ये जो फीमर बोन है ना, इस फीमर बोन का हेड जो है जाके क्या हुआ है, अटैच है, और यहाँ से हम लोग गोल गोल घुमा सकते हैं इसके पैर को। देखो ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाता है। तो ये कैसे घुमा पा रहा है, यहाँ पर बाल एंड सॉकेट जॉइंट है तभी तो घुमा पा रहा है ये, यदि नहीं रहता तो कहाँ घुमाता। तो बोलोगे ये इस पैर को क्यों नहीं कर रहे, तो इसको भी कर सकते हैं हम लोग, दोनों पैर को कर सकते हैं यहाँ पर। समझ आया कि नहीं आया, तो है ना। यहाँ हिप वाला जो ज्वाइंट्स रहता है उसमें भी कौन सा संधि है, बाल एंड सॉकेट संधि। तो ठीक है, इनका कैविटी को नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये कैविटी जो है। ठीक है, कौन से कैविटी में जाके बैंड होती है उसको भी पूछते हैं, तो याद रखना इसको एच, है ना, इससे याद रख लेना, एच जी से याद रख लेना, और इसको एफ ए से याद रख लेना। ठीक है, एच जी पारा। ठीक है, ह्यूमरस का हेड, ग्लिनॉइड कैविटी। कई लोगों को इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी की वजह से गलत हो जाते हैं। तो ह्यूमरस जो रहती है ग्लिनॉइड कैविटी में, और ग्लिनॉइड कैविटी रहती है स्कैपुला वाले बोन में रहती है, और ये जो एसिटाबुलम कैविटी है वो इलियम इस्चियम प्यूबिस के जो जहाँ पर मिलती है ना, वहां पर रहती है एसिटाबुलम कैविटी, वहीं पर जाके क्या करती है, बाइंड करती है। कौन, ये जो फीमर का हेड रहता है वो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना।
अभी इसको और रखते हैं और पढ़ते हैं इसमें। दूसरा है हिंज ज्वाइंट, ठीक है। हिंज ज्वाइंट को हम लोग कब्जा संधि बोलते हैं हिंदी में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कब्जा संधि। कब्जा, कब्जा संधि मतलब ये दो जगह में होती है, एक नी ज्वाइंट में या दूसरा एल्बो ज्वाइंट। एल्बो मतलब कोहनी, ये वाला एल्बो है ये। और एक रोज जो रहती है जो यहाँ पर ये फीमर और टिबिया फिबुला के बीच में जो पटेला के साथ में रहती है ना, वो तो उसको नी ज्वाइंट बोलते हैं। जो पटेला के साथ में रहती है वो उसको, मतलब यहाँ पर वाले की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों जगह में कौन से ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट है, एच हिंज ज्वाइंट ये वाली। मतलब ये क्या होती है ना, एक ही तरफ मुड़ती है ये, एक ही तरफ, है ना, ऐसे है, ये ऐसे मुड़ेगी बस। उधर मोड़ के दिखाओ, ऐसे ऐसे नहीं होता, वो उधर की ओर नहीं होंगे, ये एक ही तरफ मुड़ते हैं ऐसे बस। समझ गए कि नहीं समझे? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नी ज्वाइंट या बोलते हैं एल्बो ज्वाइंट। इसको कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। हिंज ज्वाइंट कहाँ कहाँ पर है, नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट। तो ज्वाइंट से ना क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। देखो ये ऊपर वाला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, उसके बाद ये वाला क्या है, हिंज ज्वाइंट हो गया, ठीक है। एक ही तरफ बस मूवमेंट करते हैं। यहाँ पर भी देखें, ये वाला जो है ना, इसमें तो दोनों तरफ हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन याद रखना है कि ये अंदर की तरफ, ये इधर से इधर बस ही आती है ऐसे, ठीक है। ये इधर से उधर नहीं जाएगी, हालांकि इसमें नट बोल्ट लगे हैं तो जा रही है ना। ऐसा पकड़ लेंगे तो नहीं जाएगी, ये ऐसे पकड़ेंगे तो ठीक है, गिर मत जाए। इधर ऐसे बस करती है ये वाली, है ना। और पैर भी, पैर भी को देखना, है ना, ये जो रहती है पीछे तरफ जाती है, ये ऐसे, है ना, ये ऐसे पीछे तरफ जाएगी, ये ऐसे नहीं आएगी, ऐसे नहीं आ सकती। देखो नहीं भी आ रही है इसमें, है ना, ये पटेला लगा हुआ है इसकी वजह से। ये फीमर बोन है, ये पटेला, और उसके बाद में टिबिया फिबुला है, ठीक है। तो जानना है, ये ऐसे आती है ना, मतलब ऐसे आती है, ऐसे नहीं आ सकती ऊपर तरफ। और इसमें क्या होता है, ये ऐसे आते हैं, वो उधर नहीं जा पाती। तो उल्टा है हमारा यहाँ पर, है ना, ये ऊपर की ओर आएगी और वो ऐसे नीचे की ओर जाएगी, है कि नहीं। इसको भी हमें समझना चाहिए, ठीक है। तीसरा होता है पाइवट ज्वाइंट, है ना। तो जहां पर मैं बता रहा था, जब वर्टिब्रल कॉलम पढ़ रहे थे तो वहां पर बताया था पाइवट ज्वाइंट के बारे में। एटलस और एक्सिस के बीच में होती है, आपसे याद रख लेना इसको, है ना। एटलस और एक्सिस वर्टिब्रल कॉलम के बोन है, टू वर्टिब्री, तो उसमें होती है एटलस एंड एक्सिस के बीच में कौन होती है, पाइवट ज्वाइंट। इसको ना हम लोग यस ज्वाइंट या नो ज्वाइंट भी बोलते हैं, यस या नो ज्वाइंट, ठीक है। यस या नो ज्वाइंट भी बोलते हैं, ठीक है। किसको, एटलस पाइवट ज्वाइंट को, है ना। वही बताया था उस दिन, ऐसे ऐसे करेंगे तो यस है, ऐसे करेंगे तो क्या है, नो है, ठीक है। तो पाइवट ज्वाइंट किसके किसके बीच होती है, एटलस एवं एक्सिस के बीच में होती है, तो इसका भी याद रखना है हमें। उसके बाद में देखें, देखना ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट का हम लोग हिंदी में विसर्पी संधि बोलते हैं, विसर्पी संधि। तो विसर्पी संधि क्या है, तो विसर्पी का मतलब ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स का मतलब ना गोल 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 घूमेंगे, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते हैं ये, ठीक है। जब जिम जाओगे तो ऐसे ऐसे कराते हैं इसको, ठीक है, ताकि इसमें क्या हो, मूवमेंट हो। तो ऐसे ऐसे जो गोल 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 घूमते हैं ना, वो रहती है। तो ज्वाइंट्स बिटवीन द कार्पल्स, तो देखो ये क्या है, कार्पल ही बोन ही तो है, ये मेटा कार्पल, ये फेलेंजेस, है ना। तो ये देखो यहाँ पर ये वाला जो ज्वाइंट्स है, ये वाला वो क्या है, कार्पल है। फिर उसके बाद में ये जो चार पांच आयर हुए रहते हैं ना बीच में, पाम वाला, ये जो पाम वाला जो है ना, वो क्या है, वो मेटा कार्पल होती है, ठीक है। कार्पल, मेटा कार्पल। तो देखें यहाँ से, बिटवीन द कार्पल्स, ये जो कार्पल्स है ना, देखो ये कार्पल्स, ये वाला जो बोन है ना, ये वाला, ये पूरा कौन सा बोन है, कार्पल है। कार्पल की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, कितनी होती है, 8। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, कार्पल के बीच में जो ये ज्वाइंट्स होती है ना, वो क्या है, वो है क्या, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होती है। क्या होती है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, विसर्पी संधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, विसर्पी संधि, ठीक है। उसके बाद में और देखें, अगला है सैडल ज्वाइंट। तो सैडल ज्वाइंट जो होती है, ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ थंब, थंब है, थंब, ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, ये थंब है, अंगूठा। तो देखना ये वाला क्या है, कार्पल, ये वाला क्या है, मेटाकार्पल। यहाँ पर देखो ये 8 जहाँ से घूमती है ना, वो क्या है, कार्पल है। और उसके बाद में यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 मेटाकार्पल है। तो मेटाकार्पल की संख्या, कार्पल की संख्या कितनी होती है, 8, मेटाकार्पल की संख्या कितनी होती है, 5, और है ना फेलेंजेस की संख्या 14 होती है। तो देखिए यहाँ पर कार्पल ये है, यहाँ पर मेटाकार्पल थंब। तो ये वाला जो है ना, इसमें देखना, इसको ऐसे घुमा सकते हैं हम लोग, देखो ये ऐसे घूम सकता है, ये पूरा घूमता है, ये देखो। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैडल ज्वाइंट, क्या बोलते हैं,
सेडल ज्वाइंट, तो सेडल ज्वाइंट कहाँ पर होती पूछेंगे, तो ज्वाइंट बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ द थंब। ठीक है, कार्पल और मेटाकार्पल थंब के ना, इसमें ऐसा नहीं है, इधर कहाँ घूम जाएगा ये, इधर से सब पकड़े हुए हैं, लेकिन ये तो फ्री है ना, तो यहाँ पर ऐसे ज्वाइंट होता है ना, ये फूटता भी है, देखो ये देखो ऐसे फूट रहा है कि नहीं, तो ये फूटता है क्योंकि यहीं पर ज्वाइंट्स है। ठीक है, इसीलिए समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, तो ये पूरा बात समझ आया होगा, है ना। ठीक है, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि देखो जिसमें मूवेबल होती है ना, मूवेबल, वो ज्वाइंट्स का नाम पूछेंगे, है ना। मूवेबल ज्वाइंट्स कौन है पूछेंगे, तो साइनोवियल ज्वाइंट्स है, पहला चीज तो यही है। ठीक है, कभी कभी इसको ऑप्शन में साइनोवियल ज्वाइंट नहीं देते, है ना, ऐसा पूछा भी गया नीट में, तो उसमें इनमें से कोई एग्जाम्पल को देंगे, मतलब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट, ये सब ज्वाइंट का नाम देंगे और बोलेंगे साइनोवियल ज्वाइंट है ये सब, या साइनोवियल ज्वाइंट का नाम नहीं दिए रहेंगे ना, तो इनमें से कोई दिए रहेंगे तो वही सही आंसर रहेगा। समझ आया कि नहीं आया, मतलब ऐसे देंगे कि चल संधि कौन होती है पूछेंगे, चल संधि, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, है ना, और ये देंगे, इसमें से साइनोवियल नहीं लिखा रहेगा, ये सब लिखे रहेंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ आना चाहिए। ठीक है, इसके आगे और देखते हैं। अगला है डिसऑर्डर ऑफ द मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम, दोनों के हम लोग डिसऑर्डर देखने वाले हैं। इससे पहले मस्कुलर का एक दो डिसऑर्डर बताया था मैं, है ना, लेकिन ये और जानना है, सभी को जानते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला माइस्थेमिया ग्रेविस, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ, तो उसमें क्या होता है, पहले बात तो ये स्व प्रतिरक्षा विकार है, हम लोग मसल वाले में देखे थे, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, यह तंत्रिका मांसपेशी जोड़ को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाल की मांसपेशियों का पक्षपात हो सकता है। तो देखें इधर कि क्या हो रहा है, नर्व है ये नर्व, और ये क्या है, मसल्स, ये नर्व एंड मसल्स के बीच में क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर क्या है, जंक्शन। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है, तो मसल एंड न्यूरॉन्स के बीच में ना, ये मसल, नर्व सेल एंड मसल्स के बीच में यहाँ पर क्या हुए रहते हैं, यहाँ पर ये जो ग्राही रहते हैं ना, ग्राही, है ना, ये ग्राही क्या करते हैं, मतलब ये एंटीबॉडी बनाते हैं, ग्राही किसके अगेंस्ट में, ग्राही एंटीबॉडी बनाते हैं ना, यहाँ पर लिख देते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, ग्राही के क्या एंटीबॉडी बनाते हैं कि किसके अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी, और इसी की वजह से ना वो किसको नहीं लेता, देखो ये एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन कोई ले नहीं रहा है, एंट्री नहीं कर रहा है, ब्लॉकेज कर दिया, तो बताओ यहाँ से मसल्स में मूवमेंट नहीं होगा, और इसकी वजह से जैसे रहेंगे ना वैसे ही असर, देखो जैसे यहाँ के मसल है, ये जैसे रहेंगे ना वैसे छो जाएंगे, मतलब उसमें कोई प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा, मतलब इसका जो पलग ऐसे झपकने वाली चीज होती है नहीं हो रही है, ऐसे हो जाती है। तो कई लोग को देखे होंगे ऐसा टाइप का रहता है कि किसी किसी का, तो इसमें क्या हो गया है, माइस्थेमिया ग्रेविस वाला कंडीशन है। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या बोला मैंने, कि ऐसे कंडीशन हो जाते हैं, आई जो रहती है आधा छिपी हुई रहती है, या ऐसा टाइप के हो जाते हैं, इसमें पलक में मूवमेंट जो है ना कम, मतलब खत्म हो जाती है, क्यों, क्योंकि एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है। माइस्थेमिया ग्रेविस जो है ऑटो इम्यून डिजीज है, अपने आप होती है, कोई प्रकार का इसको कोई करता नहीं है, तो है ना, ये तंत्रिका मांसपेशी जोड़ को प्रभावित करता है, माइस्थेमिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखें, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को देखते हैं, कंकाल की मांसपेशियों का क्रमिक क्षरण होता है मुख्यतः आनुवंशिक विकार के कारण, मतलब जब जेनेटिकल डिसऑर्डर होती है ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वैसे भी जाते हैं ऑटो इम्यून डिजीज में, जो है ना डोमिनेंट डिसऑर्डर होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में जब जेनेटिक्स पढ़े थे तो वहां पर बताया था मैं, एक सिकल सेल एनीमिया होती है जो ऑटो इम्यून रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती कि नहीं होती, जबकि ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होती है, कौन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसमें क्या होती है कि नॉर्मल बाइसेप्स ऐसे रहते हैं, बाइसेप्स विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो उसमें क्या हो जाती है, कंकाल की मांसपेशियों का क्रमिक क्षरण, क्षरण मतलब ये है कि कंकाल में जो पेशी पाए जाते हैं ना, मतलब स्केलेटल सिस्टम, जैसे बाइसेप्स पेशी है, ठीक है, अब ऐसे फूला हुआ दिखाई दे रहा है ये, है ना, अच्छे से मांसपेशी सब डेवलप है, लेकिन इसमें जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है तो कंकाल की मांसपेशियों का ना क्षरण होने लग जाता है, मतलब धीरे धीरे डिग्रेडेशन होने लग जाता है, डिग्रेडेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल सिस्टम से जो जुड़ी हुई मसल है ना उसमें क्या होने लग जाते हैं, क्षरण। अब क्षरण होगा तो क्षरण किसकी वजह से होगा वो भी जानते हैं, तो मुख्यतः आनुवंशिक विकार के कारण, मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर के केस में ऐसा होती है। तो वैसे भी बता दिया मैं कि ये कौन सा डिसऑर्डर होती है, ऑटोसोमल
डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट को हम जानते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, ये दोनों लोग ही क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, जबकि ये क्या रहता है, नहीं करता, डिजीज नहीं करता है। ठीक है, तो इस टाइप का जब आता है तो डिजीज नहीं करता, क्योंकि डोमिनेंट में एक कोई है ना कैपिटल आ जाता है तो डोमिनेंट है ना जो रोग करता है, तो ऐसे पेशेंट ऐसे टाइप के दिखते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले। क्यों, ये देखो इसमें से पूरा उसका मांसपेशी क्षरण होने लग गया। ठीक है, इसके आगे और देखें, टिटेनी, टिटेनी के बारे में प्रीवियस क्लास में बताया भी था मैंने, है ना। यह शरीर के तरल पदार्थों में कैल्शियम, देखो यहाँ पर कैल्शियम की कमी के कारण होती है, ये कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग है कौन, टिटेनी। टिटेनी का मतलब अकड़न होती है, मांसपेशियों में होने वाली तीव्र ऐंठन, मतलब जिस टाइम में ठंड होता है ना तो अकड़ जाती है मांसपेशियां, कॉन्ट्रैक्शन होना बंद हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन का है ना करता धरता कौन है, कैल्शियम। कैल्शियम ही नहीं रहेगा तो कहाँ से टिटेनी नहीं होगा, तो टिटेनी हो जाती है, ऐसे कंडीशन आ जाते हैं हाथ में इस टाइप का, है ना जो दिखाई दे रहा है इसमें डायग्राम में, वैसे टाइप के हो जाते हैं कैल्शियम की कमी से। टिटेनी मांसपेशियों में होने वाली तीव्र ऐंठन है। तो तीव्र ऐंठन का मतलब यहाँ पर जैसे कोई पकड़ा हुआ रहता है, मतलब बार बार ऐसे स्टिमुलेट कर रहा है, वैसा टाइप का ऐंठन होने लग जाता है, और अकड़ भी जाता है मांसपेशी, किसकी वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से। टिटेनी बोलते हैं जिसको, है ना, अपतानिका भी बोलते हैं हिंदी में इसको, अपतानिका, टिटेनी। ठीक है, इसके बाद इसके आगे और देखते हैं, अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस के बारे में जाने, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट, यह जोड़ों की सूजन है। जोड़ों की सूजन मतलब, अब देखो ये है ना अर्थराइटिस के बारे में बोला मैं, यहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा देखो, इन दोनों के बीच में क्या है, गेप है, गेप, और इसमें क्या भरा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड भरे हुए हैं। अब यही साइनोवियल जो फ्लूइड है ना, वही जब क्या रहेंगे, गेप रहेंगे तो अच्छे से रहेंगे। अब मान लो यहाँ पर स्वेलिंग हो गया, ऐसे सूजन हो गया जोड़ों में, सूजन, तो बताओ सूजन जब होगा तो ये दोनों बोन जो है पास पास आ जाएंगे, तो दोनों बोन जब पास आ जाएंगे तो दोनों में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन होगा, तो जो है ना दोनों में मतलब ऐसे रगड़ने वाला स्थिति आएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जोड़ों में सूजन होगा, इसकी वजह से पेन होती है, दर्द होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अर्थराइटिस, या गठिया रोग बोलते हैं इसी को। अर्थराइटिस गठिया रोग है, अर्थराइटिस ऐसे दिखाई देते हैं, हाथ वगैरह ऐसे दिखाई देने लग जाती है, ऐसे यहाँ पर सूजन सूजन होने लग जाते हैं ज्वाइंट्स में। ठीक है, तो ये देखो ये बोन जुड़ा हुआ है, तो ज्वाइंट्स में क्या हो जाते हैं, सूजन, तो इस टाइप के दिखाई देती हैं। तो ज़्यादातर देखना गाँव में जो मजदूरी वगैरह करते रहते हैं उनमें ऐसा सब प्रॉब्लम्स रहता है ना, उंगलियों में यहाँ पर ज्वाइंट्स में क्या हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाते हैं, दर्द करता है वो फिर बाद में। ठीक है, तो ये जानना है, इसके आगे और देखें, ऑस्टियोपोरोसिस वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑस्टियोपोरोसिस है ना, सभी डिसऑर्डर में सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑस्टियोपोरोसिस है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस को जानते हैं, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है, मतलब ये आयु संबंधी विकार है, क्या है ये, आयु संबंधित विकार होती है, आयु संबंधित विकार होती है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर होती है, कौन, ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक द बाय द डिक्रीज बोन मासेस एंड द इंक्रीज द चांस ऑफ द फ्रैक्चर, मतलब देखो इसमें क्या होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है ये वाला, देखना कि डिक्रीजेज द बोन मासेस, मतलब इसमें क्या होगा, हड्डी, हड्डी का मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या हो जाते हैं, डिक्रीज, मतलब उसका वजन कम होने लग जाएगा, हड्डी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, डिक्रीज का मतलब कम हो जाती है, कम हो जाती है, द द डिक्रीज बोन मासेस एंड द इंक्रीज द चांस ऑफ फ्रैक्चर। अब जब कम हो जाती है तो बताओ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर का मतलब होता है टूटना, फ्रैक्चर के चांस क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे, मतलब एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसकी वजह दूसरे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाते हैं। मतलब देखें कि यहाँ पर हड्डी का जो मास है ना, हड्डी का द्रव्यमान वो कम होती है, और इसकी वजह फ्रैक्चर के चांस बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख के आएगा ना तो हालत खराब हो जाएगा कि बनाना कैसे है, तो याद रखना है, द्रव्यमान जैसे कम होगा। अब देखो ये मान लो बोन है, अब बोन का वजन मान लो 1 किलो है, तोड़ के दिखाओ, हालत खराब हो जाएगा तोड़ने में। अब इसी का द्रव्यमान हम लोग कर दिए 500 ग्राम, तो जितना ताकत 1 किलोग्राम को तोड़ने में लगाना था उतना ताकत 500 ग्राम में लगेगा क्या, फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, मतलब टूटने के चांस जल्दी हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा भी एक्सीडेंट होगा उसी में टूट जाएंगे, हड्डी, हड्डी टूटती है ना, फ्रैक्चर होती है, फ्रैक्चर मतलब टूटना, तो फ्रैक्चर के चांस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, हड्डी का द्रव्यमान कम हो जाता है, किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस में। और डिक्रीज द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, है ना, इसमें तो 2 3 4 स्टार लगा कर लिखना चाहिए कि एस्ट्रोजन जो है उसी हार्मोन की कमी की वजह से होती है, और ज़्यादातर एस्ट्रोजन हार्मोन रहते हैं किसमें है, तो फीमेल में रहती है एस्ट्रोजन हार्मोन, और ये जो रहती है ना 55 ईयर प्लस वाले में होती है,
क्यों? क्योंकि उस टाइम में मेनोपॉज कंडीशन आ जाता है, और मेनोपॉज कंडीशन आता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन का बनना रुक जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन। और ये जो रहती है ना थीका इंटरना सेल से है ना, फॉलिकुलर सेल्स रहते हैं, वहां पर थीका इंटरना सेल से एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होती है, और इसी हार्मोन की कमी की वजह से क्या होती है ना, इसी मतलब फीमेल्स में देखने को मिलती है, और 55 ईयर प्लस वालों में देखने को मिलती है ऑस्टियोपोरोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो इसके लिए 4 लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने कि आयु संबंधित विकार है, इसमें क्या होती है, हड्डी का द्रव्यमान कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। दूसरा बात ये था। और तीसरा, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से होता है डिक्रीजिंग द एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी, इसकी कमी है ना डिक्रीजिंग, इसको भी याद रखना कि कमी की वजह से होने वाली रोग है, ठीक है। तो जिसमें क्या होती है, ऐसे दिखाई देती है फीमेल, और इसमें देखो यहाँ पर नॉर्मल बोन मैट्रिक्स ऐसे रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसे दिखाई देने लग जाती है ना। यहाँ पर डी रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रल सपोर्ट, तो वर्टिब्रल सपोर्ट वगैरह भी धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, तो ऐसे झुकने लग जाती है, ठीक है। कौन? फीमेल। उसके आगे और देखें, अगला है गाउट। गाउट द इन्फ्लामेशन, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द यूरिक एसिड। अब देखिए यूरिक एसिड जो रहती है ना, यूरिक एसिड वो क्या हो जाती है, ये एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाती है, जॉइंट्स में जमा। अब जॉइंट्स में जब जमा होगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, सूजन होंगे, सीधी सी बात है। जॉइंट्स जो खाली जगह था है ना, जैसे जॉइंट्स हम लोग पढ़े है ना, ये खाली जगह था, यहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल क्या हो गए, जमा हो गए, तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो गाउट हो जाती है। तो गाउट में ऐसे दिखाई देती है, ज़्यादातर पैरों में ऐसे है ना दिखाई देती है ये, तो गाउट्स ऐसे होती है, किसी किसी में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है गाउट, है ना। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो है जमा हो जाते हैं। इसका इसका मतलब सीधा सा मीनिंग है कि उसको पानी वगैरह ज़्यादा पीता नहीं है इंसान, तो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे यूरिया जो है यूरिक एसिड में बदल जाती है, और यूरिक एसिड वही जॉइंट में जाके है ना क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्वलन या इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल के जमा होने की वजह से होने वाला रोग जो है क्या है, ये गाउट है, ठीक है। तो ऐसे दिखाई देते हैं ये, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, है ना। तो इसके बाद में हम लोग एक चीज़ यहाँ पर एक और पढ़ लेते हैं नोट करके। राइगर मोर्टिस को बताया था, राइगर मोर्टिस, पेशियों में अकड़न हो जाती है, पेशियों में परमानेंटली स्थायी अकड़न, स्थायी अकड़न मतलब क्या है, एक्टिन जो फिलामेंट रहते हैं ना, एक्टिन मायोसिन के ऊपर जुड़ जाती है, जुड़ जाती है, अलग नहीं होती, अलग नहीं होती, अलग नहीं होती, ठीक है, अलग नहीं होती। क्यों? रीज़न इसका जानते हैं हम लोग, रीज़न क्या है, तो रीज़न है एटीपी नहीं मिलने के कारण, और एटीपी को भी नहीं बोलेंगे, नई एटीपी नहीं मिलने के कारण, नहीं मिलने के कारण। तो एक मूवी देखे होंगे माला माल वीकली, जिसमें जैसा वो मरा रहता है वैसे ही रहता है, मतलब आँख खोल के ऐसे हंसते हुए मरा हुआ रहता है, तो वैसी जगह वैसे ही रहता है वो, मतलब मरने के तुरंत बाद आँख वगैरह को ऐसे बंद कर देते हैं यदि आँख खुला रहता है तो, क्योंकि बाद में नए एटीपी प्रोडक्शन नहीं होता, तो क्या हो जाती है, पेशियों में स्थायी अकड़न बन जाती है, तो उसको हम लोग राइगर मोर्टिस बोलते हैं, क्योंकि नए एटीपी वहां पर देखो, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर फिसलता है तो एटीपी चाहिए, तो एटीपी रहेगा नहीं तो कहाँ से वो फिसलन करेगा, तो जैसे मांसपेशी जैसे ऐसे रहेगी ना तो ऐसे ही रहेगी, तो माला माल वीकली में ऐसे ही रहता है वो, उसको कहे ना हर जगह लेके जाते हैं जिंदा है सोच के, ठीक है। तो ऐसे हम लोग मूवी वगैरह से भी बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा, और हम लोग पूरा मसल्स एंड बोन्स पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए। इन सब का यदि हमें नोट्स चाहिए तो यहाँ से ले सकते हैं। नीट जोन KWD को क्या करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है, लाइक करने का काम आप लोगों का है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।